नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो भी दोस्तों रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने को हैं दोस्तों, उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, यानी कि जो यूथ मिशन टाइम्स का जो लेटेस्ट बुक 2024 वाला है, उसी का दोस्तों हम लोग जनरल नॉलेज में दोस्तों हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में आज हम लोग इस हिस्ट्री का दोस्तों पार्ट 9 पढ़ेंगे और इस पार्ट 9 में टोटल दोस्तों हम लोग 4 अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अकबर जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे, मुगल कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हिस्ट्री का आज हमारा ये पार्ट 9 होगा और इस पार्ट 9 में टोटल दोस्तों हम लोग 546 नंबर से लेकर के 602 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारी और ये चैनल हमारा दोस्तों सबसे ज्यादा सफिशिएंट होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे इस चैनल पे रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जाम की तैयारियां करवाई जा रही हैं। जैसे कि दोस्तों अभी तो ये आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन चल रहा है। आपको बता दूं कि इवनिंग पे हमारा रीजनिंग का क्लास चलता है और दोस्तों यहाँ पे हमारा साइंस और दोस्तों मैथ का भी क्लास चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में भी जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। दोस्तों, जो यहाँ पे क्लास नोट्स जो होती है दोस्तों, जो क्लास करवाई जाती है, इसका जो नोट्स होता है हल सहित, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो वो भी उन सारी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे उन सभी का पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, यदि किसी भी प्रकार का कोई बुक अगर आपको नहीं मिल पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपको वो बुक भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन बुकों का दोस्तों कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी बुकों का पीडीएफ हमारे चैनल पे आपको मुफ्त दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको अब बता दूं कि यदि किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों अकबर के बारे में पहले जानेंगे। देखिए, अकबर के बारे में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान ने डाट डाट को हराया था। देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें किसके बीच में लड़ी गई थी? देखिए, बैरम खान के बीच में लड़ी गई थी और दूसरा दोस्तों हमारा हेमू के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। तो बैरम खान ने किसको हराया था दोस्तों? हेमू को हराया था। यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा हेमू दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 546 का दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों, अगर इसके बारे में कुछ और फैक्ट बातें जानेंगे तो देखिए, पानीपत की पहला फैक्ट हम जानेंगे यहाँ पे, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, यहाँ पे दूसरी लड़ाई की बात की गई है ना। देखिए, दूसरी लड़ाई जो हुई है दोस्तों, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों हमारी हुई है दोस्तों, कब हुई है? ये 5 नवंबर 1556 में हुई थी। 5 नवंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुई थी। तो ये तो बात हो गई दोस्तों 5 नवंबर 1556। देखिए, 1556 लिख देंगे, ठीक है ना। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। और दोस्तों किसके किसके बीच में हुई थी? देखिए, बैरम खान, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे बैरम खान और दोस्तों हेमू के बीच लड़ाई हुई थी। किसके बीच में? हेमू के बीच में। इसमें जीत किसकी हुई थी? जीत हुई दोस्तों किसकी? बैरम खान की जीत हुई थी। बैरम खान की, बैरम खान की जीत हुई यहाँ पे, ठीक है। जीत बैरम खान की हुई। अब दोस्तों अगर जानेंगे बैरम खान कौन थे तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो बैरम खान थे वो अकबर के सेनापति थे। कौन थे दोस्तों? अकबर के सेनापति थे। देखिए, दूसरा जान लीजिएगा, बैरम खान और हेमू के बीच
बीच हुई थी। ये लड़ाई जो हुई थी दोस्तों किसके बीच हुई थी? बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। इसमें जीत हेमू की हुई थी, जीत हुई बैरम खान की हुई थी दोस्तों, हेमू हार गया था। और जहां पे दोस्तों अगर अकबर के बारे वो मतलब अकबर का सेनापति, देखिए यहाँ पे अकबर, यहाँ पे ले दीजिएगा आगे, अकबर का सेनापति था, अकबर का सेनापति था कौन दोस्तों? बैरम खान। बैरम खान था जो दोस्तों वो अकबर का सेनापति था। अच्छा ये बात हो गई, अकबर का क्या था दोस्तों? सेनापति था। अब अगर दोस्तों इसी में और कुछ बात जानेंगे आप, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये हमारे हेमू हैं, हेमू का पूरा नाम दोस्तों क्या है? ये दोस्तों क्या है? इनका हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरा नाम था। देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें हेमू का पूरा नाम जो था, हेमू, हेमू का पूरा नाम, देखिए पूरा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नाम। देखिए हेमू का पूरा नाम क्या था? यहाँ पे इनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। देखिए हेमचंद्र विक्रमादित्य, विक्रमा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। किसका दोस्तों? ये अकबर का, नहीं सॉरी दोस्तों, हेमू का। हेमू का पूरा नाम था दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य, शॉर्ट में इनको उपनाम से हेमू नाम से पुकारा जाता था। अब दोस्तों और एक चीज जान लीजिएगा, पानीपत का देखिए तो दूसरी लड़ाई थी। अगर पानीपत की पहली लड़ाई की बात की जाए, देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई, देखिए पानीपत की यहाँ पे दोस्तों प्रथम लड़ाई। अब प्रथम लड़ाई मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, है तो इनकी 3 लड़ाई, अगर प्रथम लड़ाई मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रथम लड़ाई अभी आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। देखिए यहाँ पे पानीपत की अगर प्रथम लड़ाई देखेंगे दोस्तों तो ये हुई थी 1500, कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। अब 1526 ईस्वी में जो अगर एग्जैक्ट डेट आप बताएंगे तो ये था दोस्तों 21 अप्रैल, दोस्तों क्या लिख देंगे? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? देखिए ये हुई थी दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी। देखिए यहाँ पे इब्राहिम लोदी आगे लिख लीजिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी। अब दोस्तों और जानेंगे, देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी और इसमें बाबर की विजय हुई थी। इसमें क्या हुआ था? बाबर जीता था। देखिए बाबर की विजय हुई थी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाबर की, आगे उसमें लिख दीजिएगा विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई। तो इसी लड़ाई में दोस्तों क्या हुआ था? बाबर की विजय हुई थी। ठीक है ना भाई, ये इसकी कुछ मेन फैक्ट बातें थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और अगर दोस्तों अभी पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, अभी तीसरी लड़ाई हुई, कि तीसरी लड़ाई के बारे में भी जानेंगे। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में हुई थी। ठीक है ना, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ तीसरी लड़ाई के बारे में, क्योंकि आपने भी दूसरी लड़ाई अभी जाना और इसके पहले दोस्तों पिछले पार्ट में आपने पहली पानीपत की पहली लड़ाई पढ़ी, तो बस इन्हीं 2 के बारे में भी जानिएगा। और तीसरी लड़ाई भी आगे जब आएगा तो हम तब आपको और अच्छे से समझा देंगे। देखिए लेकिन अगर जानना चाहें तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, अभी जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 547 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से डाट ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक का संगीत सीखा था। देखिए स्वामी हरिदास एक थे, उनसे संगीत सीखा था। कौन व्यक्ति सीखे थे? देखिए वैजू बावरा ने सीखा था, तानसेन ने सीखा था, रामदास ने सीखा था, या तनरंग ने सीखा था। दोस्तों 547 का जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। यानी कि यहाँ पे 547 का अगर देखेंगे तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों अगर जानेंगे तो तानसेन का जन्म कब हुआ था? अगर देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, इनका जन्म लिखे दे रहे हैं तानसेन का, तो तानसेन का जन्म दोस्तों 1506 ईस्वी में। देखिए कब हुआ था दोस्तों? 1506 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? यहाँ पे लिख दीजिएगा ग्वालियर एमपी में हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अच्छा ये बात हो गई, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में। ठीक है, अब दोस्तों अगर इनके बचपन का नाम जानेंगे तो रामतनु पांडे था। देखिए अब यहाँ पे चलिए इनके तानसेन के बचपन का नाम जान लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे दोस्तों? बचपन लिखेंगे, बचपन का नाम। देखिए बचपन का नाम अगर इनको जानेंगे तो क्या था इनका बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम दोस्तों था, हमने बताया रामतनु पांडे था। क्या नाम था दोस्तों? राम, आगे लिख दीजिएगा तनु, फिर आगे दोस्तों और जोड़ दीजिएगा यहाँ पे पांडे। इनके किसके बचपन का नाम? तानसेन के बचपन का नाम। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो आगे लीजिए तानसेन के
बचपन का नाम दोस्तों क्या था? रामतनु पांडे था। ये भी बात आपको समझ में आ गई। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकारों में इनकी गिनती होती थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इनके बारे में इतनी फैक्ट चीजें बहुत हो गई हैं और बस मेन चीज जानेंगे दोस्तों। अगर और विस्तार से जानेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना डीप और इतना अंदर जाने की हमको जरूरत भी नहीं। बस इसके मेन फैक्ट जानिएगा और आगे अपनी प्रिपरेशन को बस इतने में ही मजबूती दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। और यही सारी बुकें दोस्तों आपको बता दूं कि आपके रेलवे एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्लियर करवा देंगी। बस आप इन सारी बुकों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान हमारे इस चैनल पूरा संपूर्ण पढ़ा दिया जाएगा एग्जाम के पहले। रीजनिंग भी हमारा संपूर्ण पढ़ा दिया जाएगा, मैथ भी पढ़ाया जाएगा और साइंस भी पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इन चारों बुकों को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे एग्जाम के पहले। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इन चारों बुकों का अगर अध्ययन कर लेते हैं वाईसीटी के, तो आपका निश्चित जो है दोस्तों डेफिनेटली आपका एग्जाम बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 547 बार दोस्तों देख लीजिएगा, 548 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर है? किसके द्वारा नियोजित? देखिए कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर है। देखिए दिल्ली था, फतेहपुर सीकरी था, इस्लामाबाद था या फिर दोस्तों आगरा था। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर राइट आंसर आप जानेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 548 का अगर देखेंगे तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। फतेहपुर सीकरी को मतलब फतेहपुर सीकरी जो शहर है दोस्तों, इसको ही मुगल साम्राज्य द्वारा पहला शहर स्थापित किया गया था। इस नगर की स्थापना की बात अगर की जाए दोस्तों तो कब हुआ था? देखिए स्थापना अगर इसकी बात की जाए कि इस नगर की स्थापना कब हुई थी, किसकी? फतेहपुर सीकरी की बात कर रहा हूं मैं। तो 1569 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कब स्थापना हुई थी? 1569 ईस्वी में स्थापना हुई थी और अकबर ने की थी दोस्तों। इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने किया था। यहाँ पे लिख दीजिएगा अकबर ने किया। देखिए अकबर ने किया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए पहला फैक्ट तो हमने ये जान लिया। अब अगर दोस्तों जानेंगे तो इसका नेक्स्ट फैक्ट क्या है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यह नगर आगरा से 23 किलोमीटर दूरी पे है। देखिए ये जो है अगर आप लिखेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यह नगर आगरा से 23 किलोमीटर दूरी है। यह आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नगर, यह नगर आगरा से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 किलोमीटर की आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दूरी पर है। यह नगर कहां है दोस्तों? आगरा से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां निर्मित दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या निर्मित है। जामा मस्जिद निर्मित है, सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया गया था, बुलंद दरवाजा यहाँ पे बना है, दीवान ए खास बना है, जोधाबाई का महल है, बीरबल का महल है, इबादत खाना भी यहाँ पे है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे उल्लेखनीय या प्रसिद्ध यहाँ पे मतलब बनाए गए हैं फतेहपुर सीकरी में। देखिए ये सब फतेहपुर सीकरी की बात की गई है। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बनाया गया है फिर से अगर आप जानना चाहें, और सब दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारे जो भवन बनाए गए हैं, देखिए जो मैंने आपको गिनाया, ये सब लाल पत्थर से बने हैं। किससे बने हैं दोस्तों? लाल पत्थर से बने हैं। देखिए चलिए मैं फिर से बता देता हूँ फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बना। देखिए फतेहपुर सीकरी में अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा घूमने का दार्शनिक स्थल भी हमारा है। देखिए फतेहपुर आगे सीकरी देख लीजिएगा, फतेहपुर सीकरी में प्रमुख यहाँ पे ले लीजिएगा, फतेहपुर सीकरी में प्रमुख स्थल। देखिए फतेहपुर सीकरी में प्रमुख स्थल दोस्तों क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ का जो फेमस है दोस्तों आपको बता दूं कि जामा मस्जिद है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? जामा मस्जिद यहाँ पे बहुत फेमस है। देखिए जामा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मस्जिद। देखिए मस्जिद आगे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं लिखने में। जामा मस्जिद अगर आप यहाँ पे लिखेंगे मस्जिद, देखिए जामा मस्जिद हो गया। फिर दोस्तों अगर दूसरा जानेंगे तो सलीम चिश्ती भी यहाँ का फेमस है। देखिए सलीम चिश्ती यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा दोस्तों सलीम चिश्ती। और भी अगर जानेंगे तो सलीम चिश्ती का मकबरा आगे लिख दीजिए, सलीम चिश्ती का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मकबरा। यहाँ पे ये पूरा मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा हो गया। और फिर देखेंगे दोस्तों बुलंद दरवाजा भी यहीं पे है। क्या है दोस्तों? बुलंद आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दरवाजा। देखिए बुलंद दरवाजा भी यहीं पे है। फिर अगर देखेंगे दीवान ए खास, देखिए क्या है यहाँ पे? दीवान ए खास। देखिए दीवान ए खास भी हमारा यहीं पे है। ठीक है, दीवान ए खास हो गया। फिर अगर दोस्तों देखेंगे दीवान ए खास हो गया तो फिर यहाँ पे दीवान ए खास, फिर जोधाबाई का महल भी यहीं पे है दोस्तों। क्या है? जोधाबाई का महल। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जोधाबाई, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा का महल।
जोधाबाई का महल भी यहीं का फेमस है। बीरबल का महल है दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा आगे बीरबल का महल, बीरबल का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा महल। इबादत खाना भी यहीं पे है दोस्तों। क्या दोस्तों? इबादत खाना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इबादत, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा खाना भी यहाँ पे मौजूद है, इबादत खाना। दोस्तों अब ये तो इसकी मेन बातें हो गई। ये सभी भवन जो है दोस्तों लाल पत्थर से बने, ये सभी आगे लिख दीजिएगा, ये सभी इमारतें जो हैं, ये सभी इमारतें लाल पत्थर से बनी है, लाल पत्थर से बनी है, लाल पत्थर से आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बनी है। तो ये इसकी कुछ मेन और मुख्य बातें हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है, कहा गया है कि समन्वी धर्म दीन ए इलाही, शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितनी बार हमारे पेपर में पूछा गया है, 5 बार ये पेपर में पूछा गया है। समन्वय दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए अकबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा, जहांगीर द्वारा, या फिर दोस्तों बाबर द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दीन ए इलाही की धर्म की स्थापना किसने किया था दोस्तों, ये अकबर थे, अकबर ने इसकी स्थापना किया था। तो 549 का दोस्तों ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और कब किया था अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1528 ईस्वी में अकबर ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? दीन ए इलाही धर्म की इसकी स्थापना किया था। अब दोस्तों इसे बताएं, इसके बारे में और कुछ फैक्ट जानना चाहें तो देखिए इसे तौहीद ए इलाही नाम से भी जाना जाता है। देखिए दीन ए इलाही को इसे, देखिए आगे मैं लिखे दे रहा हूं पहला फैक्ट, इसे तौहीद, देखिए आगे हम लिख देते हैं इसे तौहीद ए इलाही, तौहीद आगे दोस्तों लिख दीजिएगा ए फिर इलाही, इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इलाही दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ई बनाना चाहिए, इलाही हमने लिख दिया है, यहाँ पे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी आगे दोस्तों जाना फिर जाता फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा है। तो ये इसकी कुछ बातें हो गई दोस्तों। और कुछ और भी इसके बारे में अगर जानेंगे तो दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। देखिए इसका प्रधान पुरोहित लिख दीजिएगा। देखिए दूसरा फैक्ट में अगर लिखेंगे प्रधान पुरोहित, ये देखिए यहाँ पे प्रधान पुरोहित कौन था दोस्तों, देख लीजिएगा प्रधान पुरोहित जो था वो था हमारा अबुल फजल, इसका शुद्ध नाम था। प्रधान पुरोहित दोस्तों इसका था अबुल फजल था दोस्तों। क्या है हमारा यहाँ पे अबुल, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा फजल था। क्या था दोस्तों? अबुल फजल था। अब और इसके बारे में देखिए, हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने स्वीकार किया था। देखिए अबुल फजल को किसने स्वीकार किया था? हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने स्वीकार किया था और शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता था। दोस्तों हिंदू राजाओं में देखिए अगर आगे लिख दीजिएगा यहाँ पे हिंदू राजाओं में इसे बीरबल आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बीरबल ने स्वीकार किया था, इसे बीरबल ने स्वीकार किया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये इसकी कुछ बीरबल ने आगे दोस्तों लिख दीजिएगा स्वीकार किया। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 560 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। देखिए अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। देखिए रानी दुर्गावती थी, जीनत महल थी, या चांद बीबी थी, या दोस्तों रजिया सुल्तान थी। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की रानी थी जिन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। ठीक है, अब देखिए चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। देखिए अगर यहाँ पे जानेंगे तो देखिए 550 का हमारा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और इससे कुछ खास बातें देख लीजिएगा। चांद बीबी को देखिए, चांद आगे लिख देते हैं, चांद बीबी को देखिए किस किस नाम से जाना जाता था? चांद खातून नाम से। चांद बीबी को चांद आगे दोस्तों लिख दीजिएगा खातून, चांद खातून नाम से यहाँ पे दोस्तों खातून है लिखा, ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिएगा नहीं तो आप गलती ना कर बैठे। चांद खातून, देखिए चांद खातून नाम से और दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या था? चांद सुल्तान नाम से भी जाना जाता था। देखिए यहाँ पे लिख देंगे चांद सुल्तान। देखिए चांद सुल्तान, देखिए इसके ये उपनाम है चांद सुल्तान, के नाम से भी
जाना जाता था, जाना जाता, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा था। अच्छा, ये तो हो गया, पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। अब अगर इसी के बारे में और जानेंगे तो मैं आपको बता दूं कि चांद बीबी सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता था। मतलब चांद बीबी को अकबर से ज्यादा ये अपने मतलब साम्राज्य की संरक्षिका थी एक प्रकार से, ये कह लीजिएगा। ये एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी, ये भी एक कह लीजिएगा ये मुस्लिम महिला योद्धा थी। ये अगर लिखेंगे तो ये भारतीय मुस्लिम महिला, मुस्लिम यहाँ पे महिला, भारतीय महिला मुस्लिम, भारतीय महिला मुस्लिम योद्धा थी, महिला मुस्लिम, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मुस्लिम योद्धा थी। तो ये बातें आपने इनके बारे में जान लिया, योद्धा थी। चलिए दूसरा फैक्ट भी आपने समझ लिया। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक क्या थी दोस्तों, ये क्या कहां की थी अगर जानेंगे। देखिए ये जो थी बीजापुर की, देखिए बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी। और बीजापुर, ये बीजापुर और अहमदनगर की, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अहमदनगर की संरक्षिका थी। यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा अहमदनगर, अहमदनगर की संरक्षिका थी, संरक्षिका, संरक्षिका थी। ये बात हो गई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, इसके फैक्ट बातें हमने जान लिया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया कि महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासन काल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए राल्फ फिच लिखा है, राल्फ फिच अकबर के शासनकाल में, अब्दुल रज्जाक देव राय द्वितीय के शासनकाल में, जॉन जॉर्डन शाहजहां के समय पे, मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य के समय पे। दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे और निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए अकबर के शासनकाल में ये दोस्तों राल्फ फिच आए थे, ठीक है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आए थे। शाहजहां के क्षेत्र में समय में दोस्तों यहाँ पे लिखा जॉन जॉर्डन, तो ये गलत सुमेलित है दोस्तों, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो पाएगा। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इसने कहना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा दोस्तों जो हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा जॉन जॉर्डन। यानी कि 551 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इनके बारे में जानेंगे तो अब अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला हमारा 551 के बाद दोस्तों हमारा 552 नंबर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासन काल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। कौन सा मुगल शासक उसके शासन काल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्रियों के आधार पर सही तौर से सुमेलित है, यानी कि सही ढंग से बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 552 का देखिए यहाँ पे दिया गया शाहजहां विलियम हाकिंस, ये गलत है। जहांगीर मनुची, ये भी ठीक नहीं है। औरंगजेब मनुची, देखिए ये सही है, औरंगजेब के समय में मनुची आया था। ये विकल्प नंबर हमारा 552 का दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर के समय पे थर थॉमस रोज जो आए थे, ये गलत बताया गया है, यानी कि इनके सही सुमेलित अगर देखा जाए तो 552 का सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पे इतनी बात आप समझ चुके हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 552 के बाद दोस्तों 553 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, वो किस राज्य में स्थित है। देखिए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, या हरियाणा में, या फिर दोस्तों पंजाब में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि तख्त ए अकबरी नामक मंच हमारा पंजाब में स्थित है, यानी कि 553 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए तख्त ए अकबरी नामक मंच दोस्तों आपको बता दूं कि 14 फरवरी 1556 को पंजाब और काला नौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था।
अकबर का दोस्तों बचपन का नाम अगर जानेंगे तो जलाल नाम था। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठाया गया था इनको। ठीक है, ये कुछ अकबर के बारे में जानकारी हो गई। अगर आपको इनको मैं लिख के बताऊं तो चलिए मैं लिखे दे रहा हूं। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, देखिए यहाँ पे 14 फरवरी अगर हम लिख दें, देखिए 14 फरवरी 1556 ईस्वी, देखिए 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब, आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, पंजाब, यहाँ पे हम लिख दोस्तों पंजाब के काला नौर, पंजाब के आगे दोस्तों लिख दीजिएगा काला नौर, देखिए पंजाब के काला नौर नामक स्थान पर, नामक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा स्थान पर, स्थान आगे पर लिख दीजिएगा, स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था, अकबर, अकबर का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, देखिए राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ, हमने ये लिख दिया। अच्छा, ये इसकी पहली बात हो गई। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो इनके बचपन का नाम अगर देख लिया जाए तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा अकबर, अकबर के बचपन का नाम, देखिए अकबर का बचपन का नाम, बचपन का नाम अगर देखेंगे तो जलाल नाम था। क्या था दोस्तों, जलाल नाम था। तो ये अकबर के बचपन का नाम जलाल था। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से राज सिंहासन पर इनको बिठाया गया था। चलिए, ये इसकी कुछ मेन और फैक्ट बातें हो गई। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 554 नंबर, यहां पे कहा है कि डाट डाट बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। बैरम खान का बेटा था, कौन, बैरम खान के बेटा कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बैरम खान का अगर बेटा दोस्तों यहाँ पे जानेंगे तो उनका नाम दोस्तों यहाँ देखिए 4 विकल्पों में से जो सबसे बड़ा विकल्प दिख रहा है हमारा ए, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए 554 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इनके बारे में कुछ अगर फैक्ट बातें जानेंगे तो आपको बता दूं कि बैरम खान का पुत्र जो था वो अब्दुल रहीम खान ए खाना था, जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। देखिए ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। देखिए अकबर, यहाँ पे आगे लिख देंगे अकबर के दरबार, अकबर के दरबार के 9 रत्नों, देखिए 9 रत्नों में से एक था, 9 रत्नों में से एक था। कौन दोस्तों, यही बैरम खान का बेटा, कौन दोस्तों, अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर के दरबार का, देखिए अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। ये तो हम इसके फैक्ट, पहला फैक्ट जान लिए। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो दूसरा फैक्ट हमारा ये है कि गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इसे खान खाना की उपाधि दी थी। देखिए अब यहाँ पे दूसरा फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे गुजरात के युद्ध के दौरान, देखिए गुजरात, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों गुजरात, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुजरात, देखिए हमने क्या लिख दिया दोस्तों, गुजरात के युद्ध में, देखिए गुजरात के युद्ध में, देखिए गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने के कारण, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे दोस्तों, शौर्य, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्रदर्शन करने के कारण, शौर्य प्रदर्शन करने के आगे दोस्तों लिख दीजिएगा कारण, शौर्य प्रदर्शन करने के कारण क्या था दोस्तों, शौर्य प्रदर्शन करने के कारण अकबर ने इसे, अकबर ने देखिए अकबर ने इसे खान खाना की उपाधि, खान आगे दोस्तों खाना की उपाधि दी। ये कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने के कारण अकबर ने इसे खान खाना की उपाधि दी थी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये इसी कुछ रही मतलब मेन मुख्य बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा 555 नंबर दिया गया है। इस पे कहा गया कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अभी आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है दोस्तों, देख लीजिएगा अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चांद बीबी, रजिया सुल्तान, रूपमती, दुर्गावती। तो चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की रानी थी जो अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो 555 का दोस्तों अगर आप देखेंगे अन्यथा 555 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चांद बीबी दोस्तों जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था,
यह एक भारतीय मुस्लिम योद्धा महिला थी। ये दोस्तों बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में कार्य किया करती थी। और चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अशोक की मुगल सेना के अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता था। अभी सेम यही क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने पिछला पढ़ लिया है, सेम यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगर बताऊं आपको तो 549 या 550 था, ऐसा कोई क्वेश्चन था। इसमें हमने सेम यही क्वेश्चन पढ़ा है। तो दोस्तों 550 था मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 549 या 550 ही था, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया 556 यानी 556 नंबर। इसमें कहा इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए अभी आपने पढ़ा है अकबर कह रहा इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। देखिए अकबर को, शेरशाह सूरी को, बैरम खां को या फिर दोस्तों हुमायूं को। तो अभी आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि बैरम खान को दोस्तों क्या था, बैरम खान को खान ए खाना के उपाधि से इनको सम्मानित किया था। किसने सम्मानित किया था दोस्तों, अकबर ने सम्मानित किया था। तो यानी कि 556 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला 557 नंबर में देख लीजिएगा दिया ये गया है। इसमें कहा है कि अकबर कब सम्राट बना था। देखिए यहाँ पे कहा है कि अकबर कब सम्राट बना था, तो 1552 ईस्वी में बना था, 1560 ईस्वी में बना था, 1556 में या 1550 में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा अकबर जो हमारा सम्राट बना था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 14 फरवरी 1556 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। अगर पूरी एग्जैक्ट डेट जानेंगे, देखिए 14 फरवरी 1556 यहाँ पे इसका अब राज्याभिषेक हुआ था, किसका, अकबर का। तो ये दोस्तों हमारा देखिए 557 में दिया गया है दोस्तों सी विकल्प पे। तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 557 के बाद दोस्तों 558 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे कहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, तो वो 1576 में लड़ा गया था। 558 का दोस्तों सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट जानेंगे दोस्तों तो देखिए 18 जून 1576 ईस्वी में इस लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में इसका एग्जैक्ट डेट 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच, देखिए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए थे, यानी कि अकबर की विजय हुई थी। देखिए ये युद्ध जो दोस्तों था, देखिए ये युद्ध महाराणा प्रताप, देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, महाराणा प्रताप, यहाँ पे महाराणा प्रताप और अकबर, देखिए अकबर के बीच लड़ा गया था। अकबर के आगे सुन लिख दीजिएगा, बीच लड़ा गया। और इसमें दोस्तों क्या था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर, यहाँ पे अकबर की आगे सुन लिख दीजिएगा, विजय हुई थी। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, अकबर की विजय हुई थी। ये बात हो गई दोस्तों। अब दोस्तों देख लीजिएगा 559 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। इसमें कहा है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। देखिए वजीर खान थे, नूरजहां थे, टोडरमल थे, अबुल फजल थे। सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। राजस्व मंत्री दोस्तों अगर आप जानेंगे तो राजस्व मंत्री जो होता है दोस्तों, वो आपको बता दूं कि जमीन से संबंधित होता है, ठीक है ना, जमीन से संबंधित होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अकबर के राजस्व मंत्री दोस्तों उस समय पे कौन थे, टोडरमल दास थे। देखिए टोडरमल थे, ये हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 559 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिएगा 10 साल तक इन्होंने, मतलब टोडरमल को ये राजस्व का मतलब उपाधि दी गई थी दोस्तों। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री 10 साल तक थे टोडरमल। कब से कब तक थे, तो 1570 से लेकर के दोस्तों 1570 से लेकर 1580 तक ये राजस्व मंत्री थे। दोस्तों क्या थे, राजस्व मंत्री थे। कौन दोस्तों, टोडरमल जो थे वो राजस्व मंत्री 10 साल तक थे, ठीक है ना। अब दोस्तों
इतनी बारे में इनके बारे में इतना जानिएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 559 के बाद दोस्तों 560 नंबर दिया गया है। कहा गया है कि अकबर के शासन काल में डाट डाट मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल थे, राजा मानसिंह प्रथम थे, तानसेन थे या फिर दोस्तों बीरबल थे। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है दोस्तों अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, अभी आपने पढ़ा है राजा टोडरमल हो जाएंगे। यानी कि 560 का दोस्तों विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में दोस्तों इसको पढ़ा है। देखिए टोडरमल को मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था, किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। तो यहाँ पे 560 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 561 नंबर, और 561 नंबर दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन हमारा ये दिया दोस्तों, यहाँ पे हमारा 561 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया है कि अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया कि आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता, और फिर लिखा सार्वभौमिक शांति, लैंगिक न्याय, धार्मिक समानता। देखिए अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय था दोस्तों सार्वभौमिक शांति था। यानी कि 561 का अगर आप देखेंगे तो बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा सुलह ए कुल का आशय जो था दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। देखिए इसका आशय था दोस्तों सार्वभौमिक शांति था। सूफी संत ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्ती ने सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया था। देखिए सूफी संत, अगर यहां से आप लिखेंगे तो हम लिखे दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा, सूफी संत सुलह ए कुल, सूफी संत सुलह ए कुल ने, सूफी संत सुलह ए कुल ने क्या किया था, सूफी संत सुलह ए कुल का सिद्धांत, सूफी संत सुलह ए कुल का सिद्धांत कौन दिया था दोस्तों, सिद्धांत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। तो चिश्ती ने दिया, आगे लिख दीजिएगा। ठीक है भाई। अब देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप समझेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भाई ये सुलह ए कुल का आशय सार्वभौमिक शांति का प्रतीक है, और इसको किसने दिया था कि सूफी संत सुलह ए कुल का सिद्धांत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। ये सूफी संत थे। तो ये इसका हो गया पहला मेन पॉइंट हो गया। और दोस्तों अगर देखेंगे तो इस सिद्धांत को अकबर ने प्रतिपादित किया था। देखिए अकबर ने, देखिए आगे ले दीजिएगा अकबर, देखिए यहाँ पे अकबर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्या किया दोस्तों, प्रतिपादित किया। देखिए प्रतिपादित, आगे दोस्तों ले दीजिएगा किया। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट हो गया। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 561 के बाद दोस्तों 562 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया। देखिए इबादत खाना अर्थात दोस्तों पूजा घर। इबादत खाना का मतलब दोस्तों क्या होता है, पूजा घर होता है। कह रहा है अकबर ने इन पूजा घर का निर्माण कौन से सन में करवाया था, 1575 में, 1675 में, 1679 में या फिर दोस्तों 1579 में। तो दोस्तों आपको बता दूं इसको जो निर्माण करवाया था दोस्तों 1575 में अकबर ने करवाया था। यानी कि 562 का विकल्प नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है। अगला है यहाँ पे 562 के बाद दोस्तों 563 नंबर। यहाँ पे कहा कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में लड़ा गया था। देखिए अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही आपको फर्स्ट नंबर पे इसको मैंने पढ़ा रखा है। यानी कि जो यहाँ पे 563 नंबर पे दे रखा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। जिसमें दोस्तों क्या हुई थी, हेमू पराजित हुआ था, अकबर की विजय हुई थी। ये कब लड़ा गया था दोस्तों, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो 563 का दोस्तों हमारा डी विकल्प क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे, अगर एग्जैक्ट डेट अगर जानेंगे 1556 ईस्वी में दोस्तों कब, यानी 5 नवंबर को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों, 5 नवंबर। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों और जान लीजिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि 1500 यहाँ पे जो लिखा 1556 ईस्वी में, मतलब दोस्तों इसमें क्या हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में दोस्तों
हेमू और मुगल शासक अकबर के मध्य में ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसको पानीपत का दोस्तों द्वितीय युद्ध कहा जाता था। इसमें दोस्तों हेमू पराजित हुआ था और अकबर हमारा विजय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 564 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर दोस्तों औरंगजेब। अभी इस क्वेश्चन को भी आपने पढ़ लिया है दोस्तों कि इसमें मतलब कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी को कौन सा मुगल सम्राट जो था वो अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों वो हमारा अकबर हो जाएगा। तो 564 का दोस्तों विकल्प नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे, और अगला यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा 565 नंबर दिया गया। कहा गया कि बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। देखिए अकबर के थे और बाबर के थे, शाहजहां के थे या फिर दोस्तों हुमायूं के थे। तो अभी आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, जानते चले आ रहे हैं कि जो बीरबल था वो अकबर के शासनकाल का दरबार का सदस्य था। यानी कि 565 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 566 नंबर। कहा गया कि सेना को मजबूत करने के लिए डाट ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। देखिए सेना को मजबूत करने के लिए कौन सी प्रथा शुरू की गई थी दोस्तों, मनसबदारी प्रथा को शुरू किया गया था। दोस्तों देख लीजिएगा इसमें कौन थे दोस्तों, बाबर ने शुरू किया था, औरंगजेब में, अकबर ने या फिर दोस्तों जहांगीर ने। तो मनसबदारी की प्रथा शुरू की गई थी दोस्तों वो अकबर द्वारा शुरू की गई थी, जो कि देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 566 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के वर्ष 1574 से 1575 के बीच शुरू किया था। कब से शुरू किया, देखिए मनसबदारी का शुरुआत 1574 से लेकर के 1575 में शुरू किया था। अब दोस्तों मनसब का अर्थ पद होता है अथवा मनसब का अर्थ पद अथवा श्रेणी होता है। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि शक्तिशाली और स्थायी सेना जो थे अभाव में ना तो शांति स्थापित की जा सकती और ना ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मनसबदारी प्रथा को अपनाया था और दोस्तों यहाँ पे ऐसी व्यवस्था को लागू किया था। चलिए यहाँ पे सेना के मजबूती के लिए दोस्तों अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 567 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अकबर डाट वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। देखिए अब यहाँ पे पूछने का मतलब इसके ये है कि अकबर कितने उम्र का था जब वो पंजाब का शासक बना था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अकबर की उस समय उम्र जो थी दोस्तों 13 वर्ष का था। 13 वर्ष की उम्र में वो पंजाब का शासक बन गया था। कौन दोस्तों, अकबर। यानी कि 567 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 567 का यहाँ पे दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर एग्जैक्ट बात की जाए दोस्तों तो वो 13 वर्ष 4 माह का था। देखिए 13 वर्ष और आगे 4 माह का अकबर था, तब वो पंजाब का शासक बन गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है 568 नंबर में। कहा है कि मुगल शासक अकबर का जन्म डाट में हुआ था। देखिए मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आपको बता दूं, देखिए मुगल शासक अकबर का जन्म दोस्तों अमरकोट में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में हुआ था, सियालकोट में हुआ था या आगरा में हुआ था। तो मुगल शासक अकबर का जन्म दोस्तों अमरकोट में हुआ था। तो 568 का दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 569 यानी कि 569 नंबर यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डाट की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। देखिए कहा 27 अक्टूबर 1605 में फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी। देखिए सम्राज्ञी मुमताज महल की हुई थी, या सम्राट शाहजहां की हुई थी, या सम्राट हुमायूं की हुई थी, या सम्राट अकबर की हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे सम्राट अकबर हो जाएंगे। सम्राट अकबर की 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में यानी अकबर की मृत्यु हो गई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। यानी कि 569 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है 570 नंबर पे, इस पे कहा गया है कि डाट
राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहां मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई। देखिए इसमें भाई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन अगर यहाँ पे आप बताएं तो ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिएगा क्वेश्चन रखने में मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि कह रहा है कि डाट डाट राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। दोस्तों विजय जब प्राप्त की गई थी तो यहाँ पे देखिए क्या क्या था दोस्तों, किनका मतलब राज्यों का था। देखिए अवध का था, अवध के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बंगाल का था और फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे हैदराबाद का था। देखिए ये 3 राज्यों का जो था, यहाँ पे तीसरा है हैदराबाद, यहाँ पे आप लिख देंगे हैदरा, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बाद। देखिए ये 3 राज्यों के अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा यही 3 राज्य हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विकल्प नहीं दिया गया है, बस दोस्तों आप इन्हीं 3 ऑप्शनों को समझ लीजिएगा। यही जो 3 हमारे ऑप्शन राज्य दिए गए हैं, अवध, बंगाल, हैदराबाद, इन्हीं को मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी, अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है और इन्हें मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कि रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डाट डाट की पत्नी थी। देखिए रानी हमीदा बानो बेगम करा किसकी पत्नी थी? देखिए औरंगजेब की थी, अकबर की थी, बाबर की थी या फिर दोस्तों हुमायूं की थी। तो दोस्तों आपको बता दूं हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। देखिए हा से इनका भी नाम है हमीदा और इनका भी हुमायूं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कुल मिलाकर के 571 का दोस्तों यहाँ पे डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों अगर आप जानेंगे तो देखिए ये प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी कौन? हमीदा बानो। ये क्या थी? इनकी पत्नी थी। अब दोस्तों देखा जाए तो आपको बता दूं कि हमीदा बानो ने ही नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। देखिए हुमायूं के मकबरे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हुमायूं। तो दोस्तों यहाँ पे हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। अब दोस्तों ये निर्माण कहां का? निर्माण दिल्ली के, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा दिल्ली के पुराने किले। देखिए दिल्ली के पुराने किले के पास, देखिए दिल्ली के पुराने किले के समीप हमीदा बानो ने, यानी कि हमीदा आगे लिख दीजिएगा बानो ने निर्माण कराया। निर्माण आगे दोस्तों लिख दीजिएगा कराया। तो देखिए हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के पुराने किले के समीप हमीदा बानो ने निर्माण कराया था। तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 572 नंबर, कहा गया हमीदा बानो बेगम डाट डाट की मां थी। देखिए किसकी मां थी? सम्राट जहांगीर की, सम्राट अकबर की, सम्राट हुमायूं की या सम्राट बाबर की? तो कह रहा हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? तो हमीदा बानो बेगम दोस्तों ये अकबर की मां थी। किसकी मां थी दोस्तों? अकबर की मां थी। और इनके पिता दोस्तों कौन थे? यहाँ पे भी हमने पढ़ा है दोस्तों, अकबर की ये मतलब अकबर की मां थी हमीदा बानो। और इनके अगर पिता देखेंगे दोस्तों तो पिता अगर अभी हम पढ़े हैं दोस्तों तो ये हो जाएंगे दोस्तों कौन? हुमायूं इनके पिता हो जाएंगे। सम्राट की माता हमीदा बेगम यानी कि और पिता हुमायूं हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा हमीदा बानो ने प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की दोस्तों यहाँ पे मां थी, अकबर की मां थी। वो हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। अब देखिए हमीदा बानो जो थी, देखिए पहले बात समझिए ध्यान से, 572 का दोस्तों यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए हमीदा बानो, यहाँ पे लिख दीजिएगा हमीदा बानो, यहाँ पे लिखेंगे हमीदा बानो हिंदाल के गुरु मीर अली। देखिए यहाँ पे हमीदा बानो हिंदाल के गुरु, आगे लिख दीजिएगा हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर, मीर आगे लिख दीजिएगा अली अकबर, मीर अली अकबर की बेटी थी। देखिए की बेटी आगे लिख दीजिएगा दोस्तों थी। तो ये इसकी कुछ मेन बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया 573 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? देखिए
बादशाह अकबर के दरबार में कह रहा 9 रत्नों में से एक नहीं था। देखिए उस्मान अली खान था, राजा टोडरमल था, अब्दुल फजल इब्न मुबारक था, फकीर आजिउद्दीन था। तो 573 का दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा उस्मान अली खान जो था वो अकबर के दरबार का 9 रत्नों में से ये नहीं था। और बाकी राजा टोडरमल भी था, अब्दुल फजल इब्न मुबारक भी था, फकीर आजिउद्दीन भी था। तो 573 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इन तीनों रत्नों की बात करें, इन तीनों रत्नों के नाम अगर आप जानेंगे तो अब्दुल के ये जो 3 रत्न है, 9 रत्न थे दोस्तों, 9 रत्नों के नाम अगर जानना चाहेंगे, देखिए सबसे पहले तो हो गए, देखिए हमारे कौन कौन से हो गए, अबुल फजल फैजी हो गए, देखिए एक तो हो गए यहाँ पे, देखिए राजा टोडरमल हो गए, यहाँ पे हम लिख देते हैं राजा टोडरमल, देखिए राजा टोडरमल हो गए। दूसरा हो जाएगा अबुल फजल, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अबुल फजल, देखिए अबुल फजल इब्न मुबारक, देखिए अब बस हम इतना ही लिखेंगे अबुल फजल इब्न। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों फकीर आजिउद्दीन, यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों फकीर आजिउद्दीन, आजियो आगे लिख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे दीन, फकीर आजिउद्दीन हो गया। और फिर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा हो गया फैजी हो गया। तो फैजी के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो फैजी हो जाएगा। और फिर दोस्तों हमारा कौन हो जाएगा, तानसेन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे दोस्तों, देखिए फैजी हो गया हमारा, यहाँ पे तानसेन हो गया, तानसेन आगे लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तानसेन हो जाएगा। तानसेन के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे और क्या कौन हो जाएगा, राजा बीरबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बीरबल लिख दिया। बीरबल के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो टोडरमल हमारा पहले ही हम लिख चुके हैं। और फिर दोस्तों हमारा मानसिंह हो जाएगा, राजा मानसिंह लिख दीजिएगा इस जगह पे, मानसिंह हो गए। अब्दुल रहीम खाने खाना हो गए, तो यहाँ पे हम केवल अब्दुल रहीम लिखेंगे, अब्दुल रहीम, देखिए अब्दुल रहीम हो गए। फिर दोस्तों और फकीर आजिउद्दीन हो गए, फकीर आजिउद्दीन तो हमने लिख ही दिया पहले ही दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर दोस्तों अगर आप और बताएंगे तो यहाँ पे मुल्ला दो प्याजा भी हो जाएंगे, उस्मान अली खान भी हो जाएंगे, देखिए उस्मान अली खान हो जाएंगे, उस्मान अली खान, देखिए उस्मान अली खान हो जाएंगे। और दोस्तों कौन हो जाएंगे, मुल्ला दो प्याजा, देखिए यहाँ पे आगे हो जाएंगे मुल्ला, यहाँ पे मुल्ला दो प्याजा। देखिए कितने लोग हो गए भाई, 1 2 3 हो गए, ये 4, ये 5 6 7 8 और ये 9। ये जो मुल्ला दो प्याजा जो दोस्तों लिखा गया है ये नहीं होगा। अब इनके बारे में जान लीजिएगा ये है क्या, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। बस ये हमारे 9 हो गए, देखिए 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। देखिए मुल्ला दो प्याजा जो दोस्तों हैं, मुल्ला दो प्याजा, जबकि उस्मान अली खान हैदराबाद रियायत के अंतिम नियाज थे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसकी मुख्य बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 574 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे। देखिए भारत के तीसरे मुगल सम्राट दोस्तों जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे अकबर हो जाएंगे। तो यानी कि 574 का दोस्तों देखा जाएगा तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन में कहा है कि अकबर की प्रशासनिक सीट थी। देखिए अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। तो अकबर की प्रशासनिक सीट दोस्तों दिल्ली हुआ करती थी, यानी कि 575 का दोस्तों सी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दिल्ली का अकबर शासक था तो वही इसकी प्रशासनिक सीट हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ तक यहाँ अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जहांगीर में क्या दिया गया है, कहा गया है, जहांगीर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना, अंग्रेजों को, देखिए अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो वो दोस्तों हमारा हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 576 का विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों कब दी थी, देखिए 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। देखिए कहां का दोस्तों, 1608 ईस्वी में। देखिए अगर लिखेंगे तो 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा, देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, देखिए इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, आगे लिख दीजिए के, आगे लिख दीजिएगा दूत के, प्रथम दूत के रूप में, दूत के
रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। देखिए कौन पहुंचा था दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे सूरत पहुंचा। तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पे इसका। और अगला फैक्ट इसके बारे में जानेंगे तो आप दोस्तों आपको बता दूं कि जहां पर मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया और 6 फरवरी 1613 को जारी शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो ये इसकी कुछ मेन बातें हो गई दोस्तों। और चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे 576 के बाद दोस्तों 577 नंबर देखेंगे। कहा गया कि मुगल सम्राट जहांगीर डाट का पुत्र था। देखिए जहांगीर कह रहा किसका पुत्र था दोस्तों, तो आपको बता दूं दोस्तों ये अकबर का पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था, देखिए अब अगर बात समझे, देखिए अकबर जो था दोस्तों ये हुमायूं का पुत्र था। देखिए हुमायूं, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, हुमायूं का पुत्र कौन था दोस्तों, अकबर। हुमायूं का पुत्र यहाँ पे अकबर हो जाएगा। और अकबर का पुत्र दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकबर का पुत्र। देखिए अकबर का पुत्र हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर डाट का पुत्र था दोस्तों, किसका था, अकबर का पुत्र, यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। तो ये इसकी बातें हो गई दोस्तों। और तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा विकल्प नंबर बी पे मौजूद है, तो 577 का दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 577 के बाद दोस्तों 578 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 78 नंबर पे क्या दिया गया है, इस पे कहा गया कि जहांगीर भारत का डाट मुगल बादशाह था। देखिए जहांगीर जो था वो भारत का कौन सा बादशाह, किस नंबर का बादशाह था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 4th बादशाह था, चौथा नंबर का बादशाह था, जो कि हमारा बी पे मौजूद है। तो यहाँ पे 578 का दोस्तों बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 578 के बाद दोस्तों यहाँ पे 579 नंबर में अब हम लोग दोस्तों जहांगीर आ गया। जहांगीर ने दोस्तों, जहांगीर तो हम पढ़ चुके हैं, अब शाहजहां आ गया। अब हम दोस्तों शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पे शाहजहां से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो शाहजहां की बेटी जहां आरा ने, मतलब शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो कौन है दोस्तों, बेगम इशरत थे, गुलबदन बेगम था, रोशन आरा था, जहां आरा था। तो दोस्तों अभी अभी आपने पढ़ा दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहां आरा। देखिए इसने बता भी रखा है, प्रश्न में ही क्वेश्चन का आंसर छिपा है। देखिए यहाँ पे कहा है कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था दोस्तों, जहां आरा ने भाग लिया था, अर्थात शाहजहां की बेटी का नाम जहां आरा था, उसने भाग लिया था कई जगहों पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे ही हमारा आंसर छिपा था। तो जहां आरा हमारा दोस्तों दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 579 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 580 नंबर। और यहाँ पे कहा है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। देखिए भाई कह रहा किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। देखिए बहुत फेमस चीज है दोस्तों ताजमहल। ये जो ताजमहल है दोस्तों, ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है दोस्तों। और ये क्या था दोस्तों, ये एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा शाहजहां ने कब से कब के बीच में करवाया था, 1627 से 1658 में करवाया था। देखिए 1627 से 1658 ईस्वी में निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया दोस्तों, किसका निर्माण करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया ताजमहल का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ताजमहल का। और दोस्तों ताजमहल जो है ये सफेद संगमरमर से बनाया गया है, ठीक है ना। ताजमहल जो है दोस्तों सफेद संगमरमर से बनाया गया था। और अगर आप जानेंगे तो ये अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो ये अपनी पत्नी, यहाँ पे लिख दीजिएगा ये अपनी पत्नी मुमताज, यहाँ पे मुमताज, ये अपनी पत्नी मुमताज के याद में इसका निर्माण करवाया था। मुमताज के याद में निर्माण करवाया था दोस्तों। कौन, शाहजहां ने निर्माण कराया था। तो ये इसका कुछ मेन बातें हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे शाहजहां हमारा हो जाएगा 580 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 581 नंबर। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और औरंगजेब से रिलेटेड दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन हमारे ये दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हमारा 581 नंबर यानी औरंगजेब के बारे में दिया गया है। कहा गया कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए हमको गलत कथन बताना है। तो देखिए पहला दिया गया, कहा गया उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट दिया गया है, कह रहा उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। किसको? औरंगजेब को। तो बात सही कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे गलत हमको बताना है। फिर कह रहा सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया। ये भी बात सही इसने किया है, सत्य है ये। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ये दोस्तों यहाँ पे गलत इसने कह दिया है, ये गलत बात है। फिर कहा है 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो चला गया, यानी पतन हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे गलत पूछा गया तो गलत हो जाएगा, वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। तो ये 581 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, इसने जो कहा शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। अगर यहाँ पे बात की जाए शाहजहां की, तो शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। इसमें पहला पुत्र जो था दोस्तों वो दारा शिकोह था, दूसरा शाह शुजा था, तीसरा औरंगजेब था और चौथा दोस्तों मुराद बख्श था। और उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ और औरंगजेब मुगल वंश का छठा शासक तथा अकबर के बाद सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक बन गया। अब दोस्तों ये था, इनसे कुछ रिलेटेड बातें हो गई। और दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया 581 के बाद दोस्तों हमारा दिया गया 582 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी की महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। देखिए कह रहा इसमें से कह रहा किस राजा को, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने, किस राजा ने औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। बहादुर शाह जफर, आदिल शाह, मान सिंह या फिर दोस्तों जय सिंह। तो 582 का दोस्तों हो जाएगा जय सिंह जो था वो राजा, मतलब जय सिंह राजा जो था वो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। यानी कि 582 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा 582 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला 583 नंबर पे आ जाइए। इसने कहा है किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जिस कह किसे राबिया उद, देखिए लिखा ना राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नूरजहां को, दिलरास बानो बेगम को, जगत गोसाई को या असमत बेगम को। तो 583 का दोस्तों हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है। राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है किसको? दिलरास बानो बेगम को। तो 583 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 583 का यहाँ पे 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। और 584 नंबर पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए बाबर को, जहांगीर को, औरंगजेब को या फिर दोस्तों अकबर को। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? देखिए बाबर, जहांगीर, औरंगजेब और दोस्तों अकबर। तो 584 का दोस्तों हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वो हमारा औरंगजेब है। तो 584 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 584 के बाद दोस्तों 585 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि मुगल सम्राट डाट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। देखिए मुगल सम्राट कौन? औरंगजेब। देखिए अभी हम पढ़े ना, औरंगजेब को ही आलमगीर शीर्षक अपना लिया था औरंगजेब ने। तो यहाँ पे 585 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 586 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि डाट ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। कौन से सन में? देखिए 1708, 1705, 1706, 1707। तो दोस्तों 1707 जो हमारा दिया गया यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो 1700 हमारा हो जाएगा 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये दिया गया दोस्तों डी ऑप्शन पे, डी हमारा हो जाएगा दोस्तों 586 का डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ चुके थे। तो 586 का दोस्तों यहाँ पे हमारा ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 586 के बाद दोस्तों 587 नंबर, और दोस्तों देख लीजिएगा 587 नंबर में हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे, उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक जो यहाँ पे पूछा गया है, आलमगीर द्वितीय था, औरंगजेब था, अहमद शाह बहादुर था या बहादुर शाह द्वितीय था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय था। यानी कि 587 का अगर देखेंगे तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों अगर इसके कुछ बातें जानेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो था दोस्तों मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय जो था ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। यहाँ पे मुगल शासक का देखिए इसने कहा ना बहादुर शाह द्वितीय जो था वो भारत का अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, ये बात यहाँ पे पूछी गई, हमने यहाँ बता दिया। और ये कब से कब तक के लिए था दोस्तों? अगर देखा जाए तो ये इनका जन्म दोस्तों जब हुआ था बहादुर शाह का, इसका जन्म अगर देखा जाए, देखिए जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1775 में। देखिए 24 अक्टूबर 1775 में जन्म हुआ था। और मरे कब थे दोस्तों? तो इनकी मृत्यु दोस्तों 7 नवंबर 1862। देखिए 7 नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड बातें थी। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 588 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है किस मुगल सम्राट को अंग्रेजी में रंगून भेज दिया गया था? अंग्रेजी में रंगून भेज दिया गया था। देखिए बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह अहमद शाह को, बहादुर शाह फर्स्ट को, बहादुर शाह थर्ड को। तो 588 का दोस्तों हो जाएगा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजियों ने, यहाँ पे अंग्रेजों ने है लिखा, देखिए अंग्रेजों ने, हम अंग्रेजी इसको पढ़े हैं तो गलत पढ़े हैं, ठीक है ना। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो वो हो जाएगा हमारा 588 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 589 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 589 नंबर में दिया ये गया है, इस पे कहा है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? नादिर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अहमद शाह, चंगेज खां। तो दोस्तों आपको बता दूं कि नादिर शाह जो था ये भारत से मयूर सिंहासन को ले गया था। यानी कि 589 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए अब अगर बात की जाए तो ये जो था दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो था मतलब नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन से अधिक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त-ए-ताउस तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को भी वापसी के समय ले गया था। कौन दोस्तों ले गया था? नादिर शाह ले गया था। यानी कि 589 का हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 590 नंबर, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहा गया है कि नादिर शाह ने डाट डाट में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। देखिए कब लूटपाट की थी? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये 1739 ईस्वी में लूटपाट की थी। कब किया था नादिर शाह ने दिल्ली में लूटपाट? कब किया था? 1739 ईस्वी में। देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 590 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 590 के बाद दोस्तों 591 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया, फिर बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को हराया। तो देखिए ये जो सब कुछ सही लिखा है इनको क्रम से लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे हम अगर देखें तो सबसे पहले हमारा जो दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, देखिए सी हमारा ये हो जाएगा। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया था। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से इसने क्या हुआ था? फिर से जीत लिया था। तो ये विकल्प नंबर हमारा सी पहले रख दिया जाएगा
फिर उसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया और लूटपाट किया, तो ये ए नंबर पे दिया, देखिए ए नंबर हमारा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था, तो ये विकल्प हमारा डी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बी में देख लीजिएगा, कहा गया कि बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन पे। तो बस दोस्तों CADB, देखिए CADB दिया गया सी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर दोस्तों 591 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 591 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया, सी ऑप्शन। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया 592 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 592 नंबर में जो दिया गया है, कहा गया कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। देखिए फारस से आया था, तुर्की से आया था, अफगानिस्तान से आया था, या फिर दोस्तों मंगोलिया से आया था। तो आपको दोस्तों बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था दोस्तों, तो वो अफगानिस्तान से आया था। 592 का दोस्तों हमारा सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन हमारे देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार कोई बुक वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होइए, आपको ढेरों प्रकार की हर प्रकार की वहां पे पीडीएफ अवेलेबल कर दी गई है दोस्तों, और वहां से आप अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे अब हम लोग 7वां अध्याय पढ़ेंगे, मुगल कालीन साहित्य के बारे में जानेंगे, यानी कि लिटरेचर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। दोस्तों यहाँ पे 593 नंबर में देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं था। आलमगीरनामा, शाहनामा, शाहजहांनामा, अकबरनामा। तो 593 का दोस्तों हमारा हो जाएगा, आपको बता दूं बी ऑप्शन शाहनामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 593 का दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, बी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि निम्न में से कहा गया है कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण या संदर्भ योग्य नहीं है, तो वो दोस्तों संदर्भ योग्य नहीं है, हमारी शाहनामा जो है वो नहीं है। फिरदौसी द्वारा रचित दोस्तों शाहनामा मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारणीय नहीं है, यह महमूद गजनवी के दरबार में निवास करता था। फिरदौसी द्वारा रचित है दोस्तों, ये शाहनामा किसने रचा है दोस्तों, फिरदौसी, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा फिरदौसी द्वारा रचित यहाँ पे ये हमारा था शाहनामा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 594 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। अकबरनामा कह रहा है कितनी पुस्तकों में विभाजित है, तो भाई देख लीजिएगा अकबरनामा जो हमारी है वो 3 पुस्तकों में विभाजित है। देखिए 3 पुस्तक हमारा दिया गया डी विकल्प में, तो 594 का दोस्तों विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा को 3 किताबों में विभाजित किया गया है। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में है, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में है, तीसरा दोस्तों जिल्द ए अकबरी, यानी कि इसके रचनाकार अब्दुल फजल हैं जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और वर्तमान में अकबरनामा लंदन के एक संग्रहालय में संरक्षित है। देखिए अकबरनामा अगर आप जानेंगे, देखिए अकबरनामा यहाँ पे लिख दीजिएगा, अकबरनामा दोस्तों कहाँ पे संरक्षित है, ये हमारा यहाँ पे लिख दीजिएगा अकबरनामा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अकबर, देखिए अकबरनामा यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकबरनामा कहाँ पे संग्रहालय में है दोस्तों, लंदन के संग्रहालय में संरक्षित है। अकबरनामा यहाँ पे लंदन के लंदन के संग्रहालय में संरक्षित है। देखिए कहाँ पे संरक्षित दोस्तों, ये मतलब अकबरनामा लंदन के संग्रहालय में संरक्षित, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा है। अच्छा ये बात हो गई। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पे और एक चीज बता दीजिएगा। देखिए ये तो इतनी बात हो गई, अकबरनामा कितने पुस्तकों पे विभाजित दोस्तों, 3 पुस्तकों पे विभाजित है। एक तो पुस्तक जो पहली पुस्तक थी अपने पूर्वजों पे आधारित है, एक अकबर के शासनकाल में, और अगला दोस्तों हमारा है तीसरी जो पुस्तक है दोस्तों, तीसरी आइन जो है आइन ए एक अकबरी है दोस्तों, आइन ए अकबरी है, इसके रचनाकार अब्दुल फजल हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 595 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 14वीं शताब्दी में
फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया? देखिए वो है मोहम्मद इकबाल हैं, मिर्जा गालिब हैं, या रूमी हैं, या फिर दोस्तों हाफिज हैं। तो 595 का अगर दोस्तों देखेंगे तो 595 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए डी हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हाफिज, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 595 का डी विकल्प, जो कि दोस्तों यहाँ पे दिया है हमारा हाफिज। तो हाफिज हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा दिया ये गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि 596 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बहुत पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए कुर्दी भाषा में, पश्तो भाषा में, उर्दू भाषा में, या फिर दोस्तों उर्दू के अलावा तुर्की भाषा में। तो 596 का दोस्तों आपको बता दूं कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा ये जो है लिखी गई है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो तुर्की भाषा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन में, तो 596 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों जानेंगे तो मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बस दोस्तों इतना आप जान लीजिएगा। अब बाबरनामा नाम से जाने जाने वाली पुस्तक मूल शीर्षक तुजूक ए बाबरी है। बाबर नामक, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाबर नामक आगे लिखिएगा बाबर नामक नाम से जानी जाने वाली पुस्तक जो है दोस्तों, जानी जाने वाली पुस्तक कौन सी दोस्तों? पुस्तक का मूल शीर्षक यानी पुस्तक है तुजुक ए बाबरी। तुजुक, देखिए क्या लिखेंगे? तुजुक ए बाबरी, ए आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बाबरी। तुजुक ए बाबरी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 596 के बाद दोस्तों 597 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? देखिए मुल्ला दाऊद हैं, अबुल फजल इब्न मुबारक हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या फिर दोस्तों अमीर खुसरो हैं। तो दोस्तों 597 का आपको दोस्तों बता दूं कि ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए विकल्प नंबर सी पे मौजूद है, तो 597 का विकल्प यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा 597 के बाद दोस्तों 598 नंबर में देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? या 16वीं शताब्दी में विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल सम्राट की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। कौन सी दोस्तों? आइन ए अकबरी किसने लिखी थी दोस्तों 16वीं शताब्दी में? तो देखिए मुल्ला शाह ने, अब्दुल रहीम ने, अब्दुल फजल ने, हाजी इब्राहिम ने। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल हमारा जो दिया गया है, अब्दुल फजल सी ऑप्शन पे। तो 598 का दोस्तों हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 598 के बाद दोस्तों 599 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि हुमायूं नामा डाट द्वारा लिखी गई थी। देखिए गुलबदन बेगम द्वारा, बाबर द्वारा, अकबर द्वारा, या फिर दोस्तों नूरजहां द्वारा। तो हुमायूं नामा, देखिए यहाँ पूछा गया ना, हुमायूं नामा डाट द्वारा लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी दोस्तों गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। तो 599 का अगर देखेंगे तो ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हुमायूं नामा की रचना किसने किया था दोस्तों? गुलबदन ने किया था। अब दोस्तों देखेंगे गुलबदन ने की थी, और जो हुमायूं की दोस्तों कौन थी? देखिए ये हुमायूं की बहन थी गुलबदन। देखिए यहाँ पे अगर आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी। यहाँ पे गुल आगे लिख दीजिएगा बदन बेगम थी। हुमायूं की कौन थी दोस्तों? गुलबदन बेगम। देखिए हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और इसने अकबर के आग्रह पर यह पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के शासन काल का विवरण है। देखिए इसमें दोस्तों किसका किसका वर्णन है? देखिए बाबर और दोस्तों किसका? देखिए बाबर और हुमायूं के। देखिए इस पुस्तक में आगे लिख दीजिएगा, इस पुस्तक में बाबर, यहाँ पे लिखिएगा बाबर और हुमायूं। इस पुस्तक में बाबर
और हुमायूं। यहाँ पे इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं, यहाँ पे बाबर और हुमायूं जो था, इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के शासन का वर्णन है, के शासन काल का वर्णन है। क्या है दोस्तों? वर्णन है। ये बात हो गई दोस्तों। अगला पॉइंट इसी में अगर जानेंगे तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी पुस्तक की रचना दोस्तों अकबर के कहने पर इन्होंने इसकी रचना किया था। अकबर के कहने पे, देखिए अकबर, यहाँ पे आप लिखेंगे अकबर के, यहाँ पे अकबर के कहने पर इस पुस्तक को लिखा गया था। इस पुस्तक को लिखा गया था। इस पुस्तक को आगे लिख दीजिएगा, लिखा गया था। किसके कहने पर दोस्तों? अकबर के कहने पर ये हुमायूंनामा पुस्तक लिखी गई थी। आगे दोस्तों आ जाइए 600 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा है कि अली कुली सलीम, देखिए क्या है, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डाट के शासन काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। देखिए औरंगजेब थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे या फिर दोस्तों अकबर थे। तो 600 नंबर में हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासन काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो वो दोस्तों हो जाएंगे शाहजहां थे। तो 600 का अगर देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, ये कौन थे दोस्तों? ये कवि थे। किसके समय पे? अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम जो थे ये एक कवि थे। किसके शासनकाल के दौरान दोस्तों? शाहजहां के शासन के दौरान अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये जो थे हमारे क्या थे, एक प्रकार से कह लीजिएगा ये थे हमारे मतलब दोस्तों क्या थे ये इनको कहा जाएगा दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण कवि थे। तो यहाँ पे 600 का हमारा सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 601 नंबर में कहा गया है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? बहुत बार पेपर में पूछा गया दोस्तों, मध्यकालीन भारत में लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक, देखिए गीत गोविंदम के लेखक कह रहा कौन है? तो गीत गोविंदम के लेखक दोस्तों आपको बता दूं कि जयदेव है। कौन है दोस्तों? 601 का अगर देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? 6 का दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों तुलसीदास की रचनाएं जानेंगे, देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? रामचरितमानस लिखा है इन्होंने। और दोस्तों देख लीजिए क्या लिखा है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, देखिए इन्होंने लिखा है दोहावली, देखिए दोहावली लिखा है। यहाँ पे हमने लिख दिया दोहावली और फिर दोस्तों लिखेंगे तो गीतावली लिखा है। अब गीतावली के बाद दोस्तों एक और इन्होंने लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? विनय पत्रिका लिखा है दोस्तों। हम चलिए ऊपर लिखे दे रहे हैं, देखिए विनय पत्रिका इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? विनय पत्रिका लिखा है। अब मीराबाई के बारे में अगर जानेंगे, देखिए मीराबाई के बारे में क्या लिखा है? देखिए मीराबाई गीत गोविंद लिखे हैं, टीका लिखा है, राग गोविंद लिखा है। देखिए यहां से अगर दोस्तों जानेंगे तो मीराबाई के बारे में जान लीजिएगा। मीराबाई जो लिखा है गीत गोविंद, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों क्या? गीत गोविंद। यहाँ पे इसने कहा है गीत गोविंदम कहा है, तो गीत गोविंदम दोस्तों हमने यहाँ पे क्या बताया आपको? जयदेव ने लिखा है। तो गीत गोविंद टीका इन्होंने लिखा है, गीत गोविंद, देखिए गीत गोविंद टीका कौन लिखे हैं दोस्तों? मीराबाई लिखी हैं। और दोस्तों क्या लिखी है? राग गोविंद इन्होंने लिखा है, राग गोविंद इन्होंने लिखा है। तो राग गोविंद हो जाएगा। और दोस्तों जयदेव का तो आपने जान ही लिया है गीत गोविंद। बचा कौन दोस्तों? कबीर बच रहा। देखिए कबीर ने क्या क्या लिखा, देखिए कबीर के बारे में जान लीजिएगा। कबीर जो दोस्तों लिखे हैं इन्होंने लिखा है बीजक लिखा है, साखी, सबद, रामायणी लिखा है। देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा? देखिए बीजक लिखा है इन्होंने। बीजक लिखने के बाद और क्या लिखा दोस्तों? बीजक के बाद दोस्तों अगर आपको बताऊं साखी लिखा है, साखी के बाद दोस्तों सबद लिखा है, सबद के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो रामायणी लिखा है, रामायणी लिखा है। तो ये हमारा दोस्तों कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जयदेव, यानी कि 601 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 601 के बाद दोस्तों हमारा 602 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि मध्यकाल में, यहाँ पे क्या बताया गया? मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डाट कहा जाता है दोस्तों, अभिलेख कहा जाता है, इतिवृत्त कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है
या दोस्तों कालक्रम कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इन स्रोतों को हम क्या कहते हैं, इतिवृत्त कहते हैं। यानी कि 602 का हमारा विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज के इस अध्याय का, आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, जहां से आप लोगों ने पढ़ लिया, और अगला अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें। इससे दोस्तों आपके एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट से दोस्तों मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को मैं और बेहतर से बेहतर कर सकूं दोस्तों, आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।